काहे को मिलन हो। हाँ, हम बताते हैं। मैंने कहा, तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दो। यशवधर बाहर निकल गया। मैं कमरे में इधर उधर देखने लगा। यहाँ की हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये कमरा किसी तरह भी इंसानी रिहाइश के काबिल नहीं था। लेकिन निचले दर्जे के लोगों को इंसान समझा जाता ही कब है। कमरे की दीवारों का पलस्तर उधड़ा हुआ था। पिछली दीवार में एक छोटा सा रोशनदान था जिसमें चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था। आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? शशावरी ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। हम तुम्हारी कज़न कन्याकुमारी के दोस्त हैं, मैंने मध्यम लहजे में कहा। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि हम यशवधर की मौजूदगी में कोई बात नहीं कर सकते। हमें ये भी इल्म नहीं कि यशवधर से तुम्हारा क्या रिश्ता है। यशवधर से मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं है, महज इंसानियत का रिश्ता है। उसने मुझे एक ऐसे वक्त पर सहारा दिया जब सब लोग मेरा साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो तो वो यशवधर को आते देखकर खामोश हो गई। यशवधर ने प्लास्टिक का एक मैला सा गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। आम हालात में ऐसे गिलास में हाथ लगाना भी पसंद ना करता, लेकिन मैंने तो इससे भी बुरे वक्त का सामना किया था। यशवधर काका, शशावरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये पैसे ले जाओ और नारायण के होटल से चाय ले आओ। कहना अच्छी सी चाय बनाए। उसने तकिए के नीचे से 5 का एक नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। यशवधर ने एक बार फिर हम दोनों की तरफ देखा और नोट मुट्ठी में दबाकर कमरे से निकल गया। और जब मुझे यकीन हो गया कि वो कंपाउंड से बाहर जा चुका है तो मैंने शशावरी की तरफ देखते हुए कहा, हम कन्याकुमारी के दोस्त हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आए हैं। कन्याकुमारी तो कराना ही में रहती है और यशवधर ने बताया था कि आप लोग आगरा से आए हैं। कन्या से आपका क्या ताल्लुक है और ऐसी क्या बात है जो आप बताते हुए झिझक रहे हैं? शशावरी की आंखों में उलझन सी तैर गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे बात किस तरह करूं। मैंने रत्ना की तरफ देखा। बात दरअसल ये है शशावरी देवी। रत्ना उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, कन्याकुमारी कुछ अर्सा जोधपुर में मेरे साथ रही है। उन्हीं दिनों उसने मुझे तुम्हारे बारे में भी बताया था और उन्हीं दिनों एक आदमी ने कन्याकुमारी के साथ कुछ ज्यादती करने की कोशिश की थी। वो उसे किसी बात पर ब्लैकमेल कर रहा था। कन्या ने मुझे बता दिया कि असल मसला क्या है। उससे कुछ अर्सा पहले उस शख्स ने कन्याकुमारी के साथ प्रेम का नाटक रचाकर उसकी कुछ काबिले एतराज़ तस्वीरें खींच ली थीं और वो उन्हीं तस्वीरों से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कन्याकुमारी नौकरी छोड़कर जोधपुर से कहीं और चली गई और मैं भी कुछ अरसे बाद आगरा चली गई। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, मैंने आगरे में शादी कर ली। ये मेरे पति हैं मदन लाल। उसने मेरी तरफ इशारा किया। चंद रोज पहले हम आगरा से जोधपुर गए थे। वापसी से मकराना रुक गए और इत्तेफाक से अगले रोज एक रेस्टोरेंट में कन्याकुमारी से मुलाकात हो गई। वो हमें अपने फ्लैट पर ले गई। मैंने उस रोज की उसकी बातों से अंदाज़ा लगा लिया कि वो कुछ परेशान है और मेरे पूछने पर उसने बता दिया कि जिस शख्स को जोधपुर में पुलिस के हवाले किया था उसका ताल्लुक बहुत बड़े गैंग से है। उस गैंग में कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं और बेला नाम की औरत भी, जिसके ताल्लुकात बहुत ऊपर तक हैं। ये लोग भोली भाली खूबसूरत लड़कियों को फांस कर उन्हें अपने घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को किसी तरह पता चल गया कि कन्याकुमारी मकराना में है। उन्होंने उसे ढूंढ निकाला और एक बार फिर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाने लगी। मैं कन्याकुमारी को लेकर सतीश मेहता नामी एक पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच गई। उसने हमारी मदद का वादा कर लिया, लेकिन अगले ही रोज हमें पता चला कि सतीश मेहता नामी वो पुलिस ऑफिसर भी इस गैंग में शामिल है। वो कन्याकुमारी को किसी तरह बहला फुसलाकर मकराना से तकरीबन 20 मील दूर एक पहाड़ी बंगले में ले गया। मुझे पता चला तो हम भी उन्हें तलाश करते हुए वहां पहुंच गए। वहां बेला नाम की वो औरत भी मौजूद थी। वो लोग कन्याकुमारी की ब्लू फिल्म बनाना चाहते थे। उसके लिए उस पर तशद्दुद भी किया गया था।
हमने कन्याकुमारी को लेकर वहां से भागने की कोशिश की, मगर हमें भी बंगले में घेर लिया गया। फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसके नतीजे में एक गोली कन्याकुमारी के सीने में लगी। कन्याकुमारी ने मेरी गोद में दम तोड़ा था। आखिरी सांस लेने से पहले उसने कहा था कि हम अपनी जान बचाकर जयपुर शशावरी के पास चले जाएं। वो हमारी मदद करेगी। हम बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागे हैं और यहां आ गए हैं। हम पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि उस गैंग में पुलिस ऑफिसर भी शामिल हैं और जाहिर है उनकी वजह से पुलिस हमारी कोई मदद नहीं करेगी, बल्कि उल्टा हमको फंसाने की कोशिश की जाएगी। मैं तो खुद हालात की डसी हुई हूँ। तुम लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हें देखते ही हमें तुम्हारे हालात का अंदाज़ा हो गया था। मैंने उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा, लेकिन तुम इतना कर सकती हो कि हमें चंद रोज़ यहाँ पनाह दे दो। मेरा मतलब है हम चंद रोज़ तक पुलिस की नज़रों में नहीं आना चाहते। यूं तो हम कहीं भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ आने का मकसद ये है कि उन लोगों से कन्याकुमारी की हत्या का बदला लिया जाए और हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक मुजरिमों को कैफरे किरदार तक न पहुँचा दिया जाए। कन्याकुमारी बहुत अच्छी लड़की थी, तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी। उसने बताया था कि तुम भी किसी किस्म की ज्यादती का शिकार रही हो और तुम्हारे साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। ये बात मैंने यूं ही बेतुकी हाँक दी थी, लेकिन अंधेरे में फेंका हुआ तीर निशाने पर लगा था। ज्यादती। शशावरी ने गहरा सांस लिया। मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो शायद दुनिया में किसी के साथ ना हुआ हो। बहरहाल मैं यशवधर काका से कहूँगी कि तुम लोगों को चंद रोज़ यहाँ रहने दे और ये भी कि हमारे बारे में किसी को पता ना चले कि हम यहाँ हैं। मैंने कहा, बस 2-4 दिन की बात है। वो ताकतवर लोग हैं। जब तक मैं उनके मुकाबले पर कदम ना जमा लूँ, हम खुलकर उनके सामने नहीं आ सकते और इस दौरान हम तुम्हारा इलाज भी करवाएंगे। यहाँ की हालत देखकर भी मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तुम्हारे माली हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शशावरी गहरा सांस लेकर रह गई। रत्ना कुछ कहना चाहती थी, मगर उसी वक्त यशवधर अंदर दाखिल हुआ। तुम अपने मेहमानों से बातें करो बेटा, मैं ज़रा पार्क का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। यशवधर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। कोई नहीं, शशावरी ने कहा। मैं भी कन्याकुमारी की तरह फरेब का शिकार हुई हूँ। कन्या को तो मौत ने निजात दिला दी, मगर मेरी निजात न जाने कब हो। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, भषना से मेरी मुलाकात शिमला में हुई थी। मैं वहाँ एक होटल में मुलाजिम थी और भषना सैर तफरी के लिए वहाँ आया था और हमारे ही होटल में ठहरा हुआ था। उसे कमरे में सर्विस मैं ही देती थी। वो आया तो 3-4 रोज़ के लिए था, मगर 1 महीने तक वहाँ रुका रहा। मैं ड्यूटी के बाद अक्सर उसके साथ घूमती रहती थी। वो मुझे पसंद करने लगा था। वो बहुत शरीफ आदमी था। उसने मुझे कभी छुआ तक नहीं था। एक रोज़ उसने मुझे शादी की पेशकश कर दी, जिसे मैंने कबूल कर लिया। हमारी शादी शिमला ही में हो गई और जब वो मुझे लेकर जयपुर वापस आया तो उसके घर वालों ने मुझे बहू तस्लीम करने से इनकार कर दिया और मुझे धिक्के देकर घर से निकाल दिया। भषना ने भी घर छोड़ दिया। उसने मुझे अलग मकान ले दिया और ख़ुद भी मेरे साथ रहने लगा। चंद ही रोज़ बाद ये इंकशाफ हुआ कि भषना की मंगनी हो चुकी थी और कुछ ही अरसे बाद शादी होने वाली थी। लड़की वालों को जब पता चला कि भषना ने मुझसे शादी कर ली है तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। वो लोग मुझे भी धमकियां देने लगे कि मैं उसे छोड़कर चली जाऊं, मगर मेरा पति मेरे साथ था। हम दोनों डट गए। भषना के पिता ने उसे अपनी जायदाद से आग तो कर ही दिया था, लेकिन लड़की वाले हमारी जानों के दुश्मन हो गए। उनका कहना था कि भषना ने उनकी लड़की को छोड़कर उन्हें जलील किया है, इसलिए वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर एक रात उन्होंने पेट्रोल छिड़क कर हमारे घर को आग लगा दी। भषना उन दिनों जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे रात को नींद भी नहीं आती थी। उसने ख्वाब आवर गोलियां खाई हुई थीं। आग एकदम फैल गई थी। मेरी आंख खुल गई। मैंने भषना को जगाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सकी। उस पर ख्वाब आवर गोलियों का असर था
मैं उसे किसी ना किसी तरह घसीट कर कमरे के बाहर दरवाजे तक ले आई, लेकिन लकड़ी की एक जलती हुई बल्ली मेरे ऊपर गिरी। मेरे कपड़ों को आग लग गई। बाहर लोग जमा हो गए थे, शोर हो रहा था। 2 आदमी अंदर घुस आए। वो मुझे खींचकर बाहर ले गए। उन्होंने भसना को भी बचाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी का एक बड़ा जलता हुआ शही तीर उसके ऊपर गिरा। वो लोग भसना को बचाने में कामयाब नहीं हो सके। मुझे अस्पताल में होश आया था, जहां दूसरे दिन मुझे बताया गया कि सब कुछ जलकर राख हो चुका था, भसना भी। मैं इस शहर में बिल्कुल अकेली थी। कोई मुझसे हमदर्दी जताने वाला नहीं था। भसना के पिता और उसकी साबिक मंगेतर के घर वालों ने मुझे फंसाने की कोशिश की। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि भसना को मारने के लिए मैंने आग लगाई थी। मैंने उनके खिलाफ कानून का सहारा लेने की कोशिश की थी, मगर वो लोग दौलतमंद थे, उनके बहुत ताल्लुकात थे। मुझे पुलिस के जरिए डराया धमकाया गया। पुलिस मुझे तरह तरह से परेशान करती रही। 6 महीनों बाद अदालत ने मुझे इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया और इस आतिशज़दगी को एक इत्तेफाकी हादसा करार दिया। मैं बहुत चीखी चिल्लाई कि ये इत्तेफाकी हादसा नहीं था, मगर मेरी एक नहीं सुनी गई। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। उस रोज़ मैं अदालत के गेट के पास खड़ी रो रही थी कि मुझे यशवधर मिल गया। हमदर्दी के 2 बोल सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। ये मुझे अपने साथ ले आया और मुझे बेटी की तरह अपने पास रखा। मैंने टूरिज्म गाइड का 1 साल का कोर्स कर लिया और मैं पिछले 1 साल से महकमा सयाहत में डेली वेजिस पर मुलाजिम हूँ। कभी काम मिलता है और कभी कई कई रोज़ तक बेकार बैठी रहती हूँ। मैं जो कुछ भी कमाती हूँ यशवधर के हवाले कर देती हूँ। पिछले 1 हफ्ते से बीमार पड़ी हूँ। इसमें शुबा नहीं कि हमारे माली हालात बहुत दुगरगू हैं, मगर यशवधर काका ने मेरे इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हर दूसरे दिन मुझे सरकारी डिस्पेंसरी में ले जाता है, मगर तुम जानते हो कि सरकारी डिस्पेंसरियों में किस किस्म का इलाज होता है। दवाएं तो डिस्पेंसरी वाले बेचकर खा जाते हैं और मरीजों को डिस्प्रिन की पुड़ियाँ और रंगीन पानी घोल कर दे दिया जाता है। आराम कैसे आएगा? तुम्हारा मर्ज क्या है? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मर्ज तो बहुत मामूली है, उसने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। जिगर बढ़ गया है, मुनासिब इलाज हो तो 2 दिन में ठीक हो जाता है, मगर एक वेद की दी गई गलत दवाई से उल्टियां शुरू हो गईं, जो मुसलसल 3 दिन तक जारी रहीं। अब उल्टियां तो बंद हो गई हैं, मगर उसके साथ दूसरी 4 तकलीफें शुरू हो गई हैं। परेशान मत हो शशावरी, रत्ना ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। मैं आज शाम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी। हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। तुम 2-4 रोज में ठीक हो जाओगी। मगर कुछ नहीं। रत्ना ने उसे कुछ कहने का मौका नहीं दिया। हमें गैर मत समझो। कन्याकुमारी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मेरी छोटी बहन की तरह। हम मकराना वापस भी जा सकते थे, मगर उसके बदले की आग हमें यहाँ ले आई है। वो पुलिस ऑफिसर सतीश मेहता जयपुर ही का रहने वाला है, और वो लड़की बेला, उसने भी जयपुर को अपनी सरगर्मियों का मरकज बना रखा है। हम जब तक उन दोनों से कन्याकुमारी के खून का बदला नहीं ले लेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम बस इतनी मेहरबानी करो कि यशवधर काका को समझा दो कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं और आगरे से आए हैं। वो बाहर हमारे बारे में किसी को ना बताए। मैं यशवधर काका को समझा दूंगी दीदी, शशावरी ने कहा। वो बहुत अच्छा आदमी है। अगर वो मुझे सहारा न देता तो पता नहीं मेरा क्या हश्र होता। उसे तो खुशी होगी कि मेरा कोई हमदर्द यहाँ आया है। और ये बात भी जहन में रखो, रत्ना ने कहा, हम तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादती का बदला भी लेंगे। तुम्हारा पति तो इस दुनिया में नहीं रहा, मगर तुम्हारे ससुराल वालों से तुम्हारा हक जरूर दिलवाएंगे। पर इस सिलसिले में तुम ज़रा खामोशी रहना। पहले हम कन्याकुमारी वाले मसले से निमट लेने दो, फिर देखना तुम्हारा ससुर किस तरह यहाँ आकर तुम्हारे कदमों पर गिरता है। हम काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे। फिर रत्ना उठकर कमरे की सफाई करने लगी। 2 बजे के करीब यशवधर काका आ गया। वो हैरत से मुझे और रत्ना को काम करते हुए देखने लगा। यशवधर काका, ये मेरे एक स्वर्गवास जीजा के रिश्तेदार हैं।
इन्हें मेरे बारे में पता चला तो आए हैं। ये चंद रोज यहाँ रहेंगे। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा? मुझे क्यों ऐतराज होगा बेटा? यशवधर ने कहा, ये तो भगवान की कृपा है कि तुम्हारे अपने तुम्हारे पास आ गए हैं। तुम भी तो मेरे अपने हो यशवधर काका। शशावरी ने कहा, बातें हम बाद में करेंगे, अब पहले तुम इनके भोजन का बंदोबस्त करो। देखो, इन लोगों ने आते ही झाड़ पूंछ शुरू कर दी है। मेरी कोई बात सुनते ही नहीं। यशवधर खामोश ही रहा। मैंने जेब से 50 रुपए निकालकर जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में दबा दिए। यशवधर काका, अभी तो तुम किसी होटल से खाने को कुछ ले आओ, फिर शाम को कुछ चीजें ले आना। मेरी पत्नी शीला खाना पकाया करेगी। मैंने कहा। शशावरी बता रही थी कि घर के सारे काम वो खुद ही करती थी। सुबह काम पर जाने से पहले वो यशवधर काका के लिए रोटी पका कर रख जाया करती थी और रात का खाना आकर तैयार करती थी। लेकिन इसके बीमार होने से सब कुछ चौपट होकर रह गया। साथ वाला क्वार्टर खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। क्या यशवधर काका अकेला ही पूरे पार्क की देखभाल करता है? मैंने पूछा। नहीं, यहाँ 3 माली हैं, शशावरी ने जवाब दिया। बाकी दोनों आगे बस्ती में अपने घरों में रहते हैं। एक और माली पहले यहाँ 7 वाले क्वार्टर में भी रहता था, लेकिन दोनों कमरों की छतें टूटी हुई हैं, इसलिए वो बस्ती में चला गया। इस क्वार्टर का भी यही कमरा ठीक है। 7 वाले कमरे की छत एक कोने से टूटी हुई है। यशवधर काका ने कई मर्तबा अपने महकमे को क्वार्टर की मरम्मत के लिए लिख कर दिया है, मगर कोई तवज्जो ही नहीं देता। अफसरों के बंगलों पर तो हर काम वक्त पर होता रहता है, पर गरीबों को कौन पूछता है? हाँ, बात तो है, गरीब ही हर जगह पिसता है। मैंने कहा। रत्ना ने घर का नक्शा ही बदल दिया था। शशावरी बात बात पर हमारा शुक्रिया अदा कर रही थी। मैं इस वक्त बारामदे में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। रत्ना ने शशावरी को भी बारामदे में चारपाई पर बैठा दिया था। बाहर पार्क की तरफ बच्चों वगैरह के शोर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैंने उठकर बाड़ में एक जगह से झांका। पार्क में बड़ी रौनक थी। सैकड़ों की तादाद लोग मौजूद थे। बच्चे भी शोर मचाते हुए एक दूसरे के पीछे भागे फिर रहे थे। मैं दोबारा बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ गया। दोस्तों, इस किस्त का इख्तिताम यहीं किया जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।